आज बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के और भारत के इतिहास के एक विवादित विषय की कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की जो कहानी लिखी है, जो रतन सिंह की गोरा बादल की कहानी लिखी है, उसमें सत्यता का अंश कितना है। अधिकांश इतिहासकार इसको नकार देते हैं। घटनाक्रम कुछ यूं है। 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके, और उसकी योजना होती है विश्व विजय की। लेकिन उसको दिल्ली का बुजुर्ग कोतवाल समझाता है कि विश्व विजय की नहीं, आपको भारत की विजय की कोशिश करनी चाहिए। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी शासक था। उसने प्रॉपर तरीके से बाजार व्यवस्था भी लागू की, राशनिंग भी लागू करी। हम आते हैं आज हमारे मूल मुद्दे पर। क्या अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था, या रानी पद्मिनी को प्राप्त करना नहीं था? तो उसके पक्ष में क्या प्रमाण है? स्त्री का टीचर होने के नाते स्त्री के दृष्टिकोण से बात करते हैं। देखो, एक तो जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, वो 1303 में हुआ था। और इस आक्रमण का जीवंत हाल लिखता है अमीर खुसरो। वही अमीर खुसरो, खुसरो दरिया प्रेम का, वाह की उल्टी धार, जो डूबे सो तैर गया, जो डूबे सो पार। वो अमीर खुसरो जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो लिखता है कि सुल्तान 25 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना होता है और चित्तौड़ जाके घेरा डाल देता है। खूब डिटेल में बातें लिखता है। चित्तौड़ का किला काफी मजबूत किला था, और ये घेरा 25 अगस्त 1303 तक डला रहता है कि लगभग वो 7 महीने तक वहां घेरा डाले रहता है। तो आगे इसमें कुछ कथानक इस तरीके का होता है, जैसे ये रावल रतन सिंह है, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि ये अलाउद्दीन खिलजी का कोई पहला सैनिक अभियान नहीं था। इससे पहले 1301 में वो रणथंबोर को जीत चुका था, और चित्तौड़ अभियान के बाद भी वो जालोर और सिवाना को जीतेगा। उसके बाद दक्षिण भारत के लंबे चौड़े अभियान करेगा। तो जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो किताब लिखते हैं फुतू उस सलातीन, और अमीर खुसरो इस अभियान में साथ रहते हैं। लेकिन अमीर खुसरो ने इस अभियान के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी। तो ज्यादातर इतिहासकार इस चीज को तथ्य बनाते हैं। अब मैंने सभी इतिहासकारों को 2 ग्रुप में बांट दिया है। सबके अपनी बात को प्रमाणित करने के पक्ष में क्या कथन है, और अप्रमाणित करने के पक्ष में क्या कथन है। अपन बात इतिहास की बात करते हैं। 200 किलो का भाला, 80 किलो का भाला, 200 किलो का कवच, उस तरीके से नहीं, प्रॉपर इतिहास की बात करते हैं। देखो, इतिहासकारों के 2 ग्रुप हैं। ये चित्तौड़ का किला है, आप देख सकते हैं, काफी ऊंचाई पर है और सुरक्षित है। देखो, एक तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो रानी पद्मिनी का कथानक है, ये आया कहाँ से? चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 1303 में। चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 में। इस समय के जितने भी इतिहासकार हैं, अलाउद्दीन का दरबारी इतिहासकार था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस बारे में चुप्पी साधे हुए। अमीर खुसरो के साथ साथ इसके बाद के इसामी इसामी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखता। जियाउद्दीन बर्नी कुछ भी नहीं लिखता। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की, जैसे इसामी खूब बुराइयां करता है, लेकिन इसामी ने भी इस घटना के बाद उसकी बाजार व्यवस्था की निंदा करता है। यहाँ तक लिखता है कि लोग अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था, तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खूब लिखा है, लेकिन बाजार व्यवस्था के बारे में बर्नी भी बताता है। लेकिन इब्न बतूता, इन्होंने इस घटना का कोई वर्णन नहीं किया। तो घटना का वर्णन फिर किया किसने? घटना का वर्णन करता है मलिक मोहम्मद जायसी, एक मध्य युग का कवि है, जिसने 1540 में अपनी किताब लिखी पद्मावत। इस घटना के लगभग 247 साल बाद, और अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 224 साल बाद। देखो, इस कहानी का कथानक ये है कि जो रावल रतन सिंह होता है वो चित्तौड़ का शासक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक दिन उसके पास एक हीरामन नाम का तोता आता है,
और वो उसको सिंहल द्वीप या श्रीलंका की राजकुमारी जो राजा गोवर्धन की बेटी थी उसकी सुंदरता के बारे में बताता है। और उसकी सुंदरता पे रावल रतन सिंह इतना मुग्ध हो जाता है कि वो श्रीलंका जाकर तपस्या करता है 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वो उससे शादी करता है, वापिस चित्तौड़ लेके आ जाता है। राव रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक होता है जिसकी रानी पद्मिनी पे कुदृष्टि होती है। वो दरबार से रावल रतन सिंह राघव चेतन को दरबार से निकाल देता है। राघव चेतन जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी उसकी सौंदर्य की बातें सुन के रानी पद्मिनी पर मुग्ध हो जाता है। चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ का घेरा डाले रखता है 8 साल। 8 साल तक चित्तौड़ का घेरा डाले रखता है तो किसी तरह की कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी नहीं मिलने पर वो रावल रतन सिंह को अपना संदेश भिजवाता है कि मैं सिर्फ रानी पद्मिनी को दर्पण में देख के लौट जाऊंगा। रावल रतन सिंह मान जाता है। अलाउद्दीन खिलजी महल के अंदर आता है। रावल रतन सिंह उसको पद्मिनी को दर्पण का प्रतिबिंब दिखाता है और वो देख के वापिस लौट जाता है। तो राजपूती परंपरा के अनुसार रावल रतन सिंह दरवाजे तक अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के किले के दरवाजे तक अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने आते हैं। इस समय उसके दो सेना नायक होते हैं, गोरा और बादल। गोरा बादल रावल रतन सिंह को सावधान करते हैं, लेकिन रावल रतन सिंह राजपूती परंपरा के निर्वहन में और उसको जब महल के किले के बाहर वाले दरवाजे तक छोड़ने आता है तो अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना के उसको दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली ले जाने के बाद रानी पद्मिनी को ये समाचार भिजवाया जाता है कि रावल रतन सिंह को शारीरिक यातनाएं दी जा रही। और रावल रतन सिंह को तभी मुक्त किया जाएगा जब रानी पद्मिनी वहां जाए। रानी पद्मिनी अपने दो विश्वस्त जो रावल रतन सिंह के सेना नायक थे गोरा और बादल उनसे विचार विमर्श करते हैं और वो 1600 पालकियां तैयार करते हैं। प्रत्येक पालकी को उठाने के लिए दो दो राजपूत सैनिक, एक आगे एक पीछे, दो सैनिक पालकी के अंदर। तो ऐसे करते करते 6400 सैनिक हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाती है कि मुझे मेरे पति से मिले काफी समय हो गया, अंतिम बार में दर्शन करना चाहती हूँ। इसके बाद तो जैसा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि उनको अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना था। रानी पद्मिनी उस महल में जाती है। उस महल में जाते ही उसके सिपाही आक्रमण कर देते हैं। गोरा बादल साथ होते हैं। बादल फटाफट रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी को लेके वापिस चित्तौड़ की तरफ आता है और गोरा वहां सामना करते हुए मारा जाता है। और वापिस जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है बादल वीर गति को प्राप्त होता है। अब इस कहानी में कई सारे, जैसे तोता बोल के किसी को किसी की सौंदर्य की कहानी नहीं बता सकता। 1302 में रावल रतन सिंह शासक बने। 12 वर्ष के लिए सिंहल द्वीप चले जाना और फिर वापिस अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 वर्ष तक घेरा डालना। तो इन बातों में सत्यता प्रतीत नहीं है। इन्हीं तर्कों के आधार पर इसको प्रबुद्ध इतिहासकारों का एक वर्ग है जो इस कहानी को सिरे से खारिज कर देता है। इस कहानी में सत्यता ढूंढते हैं 80 किलो के भाले या 200 किलो का कवच पढ़ाने वाले इतिहासकार। लेकिन मैं कुछ तर्क आपको ऐसे बताता हूँ जो इस कहानी के विपक्ष में तर्क है। वो एक तर्क तो ये है कि ये 250 साल बाद लिखा गया है, और बिल्कुल ठीक बात भी। एक गड़बड़ और करता है मलिक मोहम्मद जायसी। पूरी कहानी के अंत में वो ये लिखता है कि मेरी इस कहानी में जो जो चित्तौड़ है वो देह के रूप में, रतन सिंह मस्तिष्क के रूप में, सिंहल द्वीप हृदय के रूप में, पद्मिनी वाक चातुर्य के रूप में और अलाउद्दीन खिलजी वो माया के रूप में। तो इन सारी चीजों से इन कहानियों को सत्यता नहीं मिलती। जो सत्य मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो कर्नल जेम्स टोड है और डॉक्टर दशरथ शर्मा है। देखो, कर्नल जेम्स टोड ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और 1819 में वो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के दरबार में पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। जो आखिरी पार्थक्य की उस समय 1818 के समय जो संधियां हो रही थी, ट्रीटी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, उनको क्रियान्वित करने आए थे। ब्रिटिश आर्मी के कर्नल थे। भारतीय इतिहास में रुचि थी। गांव गांव घूम घूम के इन्होंने चारण इतिहास को इकट्ठा किया
और इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के पिता हैं। लेकिन इन्होंने भी कुछ भूलें करी हैं, जैसे इन्होंने कर्नल जेम्स फोर्ड ने रावल रतन सिंह को तो लक्ष्मण सिंह कहा है और पद्मिनी को भीम सिंह की पत्नी माना है, क्योंकि उनको राजस्थान की परंपराओं या इन चीजों का ध्यान नहीं। इतिहासकार सिरे से खारिज कर देते। दशरथ शर्मा के तर्क बहुत मजबूत तर्क हैं, उन पे मैं बाद में आऊंगा। पहले जैसे डॉक्टर के एस लाल है, डॉक्टर के एस लाल की हिस्ट्री ऑफ खिलजी पे इनका वर्क रहा है, डीयू के प्रोफेसर रहे। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ खिलजी डायनेस्टी लिखी है। ये प्रॉपर तर्क देते हैं, ये कहते हैं कि एक तो ये कहानी 250 साल बाद लिखी गई है। दूसरा, अगर घटना में अगर सत्यता होती तो जो अमीर खुसरो अपनी किताब फुतूह लातीन में अभियान की एक बात लिखता है, और बिल्कुल सही भी है। अमीर खुसरो तो यहाँ तक लिखता है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो चित्तौड़ी टेकड़ी पर उसने अपना सामियाना कैंप लगाया था, एक एक छोटी छोटी बात लिखता है। और अमीर खुसरो बहुत वाकपटु व्यक्ति थे, भारत में उर्दू का विकास किया, मुकेरियां इन्होंने शुरू की। तो लेकिन इन्होंने, अमीर खुसरो ने इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। गौरी शंकर, फिर वो जो 8 वर्ष तक चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घेरा डाले रखना, वो बात संभव प्रतीत नहीं होती। 1302 में रावल रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बनता है, समर सिंह का पुत्र है रावल रतन सिंह। 1303 में 12 वर्ष के लिए श्रीलंका चले जाना, या तोते को द्वारा बोलकर किसी महिला की सुंदरता के बारे में बताना। फिर राघव चेतन का अलाउद्दीन खिलजी के पास जाना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी तो खाली बैठा था, उसको और तो कोई काम थे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत समझदार शासक था, उसने दक्षिण भारत के अभियान किए मलिक काफूर के नेतृत्व में, जैसे देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल, वारंगल के काकतीय, लेकिन मदुरा के पांडे, इन सबको जीत के उसने वापस लौटा दिया, क्योंकि उसको ये पता था कि वो इतने बड़े साम्राज्य को मैं ठीक तरीके से रख नहीं पाऊंगा। उसने प्रॉपर तरीके से बाजार व्यवस्था लागू करी, जिसमें प्रॉपर राशनिंग की व्यवस्था थी। उसने कीमतें तय, आज जैसे मिलिट्री में कैंटीन की व्यवस्था है, उसी प्रकार से उसने बड़े सैनिक अभियानों के लिए बड़ी सेना चाहिए थी, तो प्रॉपर तरीके से बाजार व्यवस्था, जो शासक कितना समझदार, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आ जाए। चित्तौड़ का देखो, चित्तौड़ एक तो गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित था, सामरिक महत्व था, जबकि गुजरात व्यापारिक दृष्टि से हमेशा से समृद्ध रहा है। प्राचीन भारत अगर आप पढ़ते हो, आप ध्यान देना, हमेशा से गुजरात के जो वर्गीकृत सोपारा और ये बंदरगाह थे, यहाँ से हमेशा रोमन एम्पायर से लेके ठेठ ब्रिटिशर्स के आने तक और आज तक इनसे निर्यात हो रहा है। एक तो गुजरात जाने वाले रास्ते पे था, मालवा जाने वाले रास्ते पर भी था, और दक्षिण भारत का रास्ता होकर भी वहीं से गुजरता था। तो के एस लाल काफी सारे तर्कों से इसका खंडन करते हैं। गौरीशंकर, जो अपने राजस्थान के, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, जो जाने माने इतिहासकार है, गौरीशंकर ओझा भी इसका खंडन करते हैं। अमीर खुसरो इसके बारे में कुछ नहीं लिखता, इस्लामी कुछ नहीं लिखता, जियाउद्दीन बर्नी कुछ नहीं लिखता, और इब्न बतूता भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखता। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इन ये सारे तर्क एक तरफ, डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के जाने माने इतिहासकार है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक बहुत जोरदार बात कही कि वैसे तो मैं पद्मिनी के कथानक की सत्यता की जिक्र नहीं करता, लेकिन इस कथानक को झुठलाने में बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं, तो क्यों नहीं इस कथानक पर प्रकाश डाला जाए। तो उन्होंने 1969 में राजस्थान इतिहास कांग्रेस का आयोजन हुआ, उसमें कुछ अपने तर्क दिए, और इन तर्कों में ये कहा, सबसे पहले तो ये कहा कि जो ये बहुत संभव है कि अमीर खुसरो जैसे दरबारी इतिहासकार से हम ये उम्मीद करें कि वो चित्तौड़ के इतिहास के बारे में कुछ लिखेगा। दरबारी इतिहासकार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं लिखता। अमीर खुसरो ने तो ये भी नहीं लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी थी। अमीर खुसरो ने तो ये भी नहीं लिखा कि मंगोल दिल्ली में आके अलाउद्दीन खिलजी को हरा गए थे। रही बात अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो इसामी की, तो इसामी चित्तौड़ अभियान को 3 लाइन में ही पूरा कर देता है। जियाउद्दीन बर्नी तो चित्तौड़ अभियान के बारे में केवल 1 लाइन ही लिखता है।
तो वो करके इन चीजों को कहते हैं। फिर वो आते हैं जो मैंने अभी पद्मावत की लास्ट लाइन में बताई थी कि चित्तौड़ देह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रावल रतन सिंह मस्तिष्क है, सिंहलदीप हृदय है। तो वो जो भाषा शास्त्री भारतीय इतिहास के ग्रंथों में ये समस्या है, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, इन ग्रंथों में स्त्रीकरण का दोष पाया जाता है। स्त्रीकरण का मतलब बार बार इनमें कुछ न कुछ जुड़ता रहा है, लेकिन भाषा की भिन्नता के कारण पता चल जाता है कि ये चीज पहले की है या बाद में। या आप इस चीज का जोरदार एग्जाम्पल देखो तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को देख लो, जो बाद में जोड़ा गया है। तो भारतीय ग्रंथ ये जो छेपक वाली या सत्रीकरण वाली परंपरा है, इससे दूर हट ही नहीं पाए। तो वो वाली लाइन बाद में जोड़ी हुई। फिर वो ये कहते हैं 70 साल बाद इस कहानी को फरिश्ता दोहराता है, और एक हाजी उदवीर नाम का इतिहासकार है वो दोहराता है। और मलिक मोहम्मद जायसी से पहले सल हदी तंवर के शासनकाल में भी इस कहानी के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। प्लस एएल श्रीवास्तव यहाँ एक बात लिखते हैं। एएल श्रीवास्तव जाने माने इतिहासकार हैं। एएल श्रीवास्तव वैसे तो नकारते हैं इस कहानी को, लेकिन वो एक अमीर खुसरो इसमें एक बात कह के गए हैं। इसमें संकेत से इस कहानी को समझाना था है। अमीर खुसरो ये कहता है कि मेरी हालत उस पक्षी के जैसी है जो सोलोमन और रानी सीबा के बारे में आपस में रानी सीबा को मिलवाता है। और आपको ध्यान हो तो बाइबल में राजा सोलोमन और सीबा की कहानी आती है, और रानी सीबा जो है वो अपने वाक चातुर्य और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो कहीं ना कहीं अमीर खुसरो भी इसकी तरफ इशारा करके जाता है। मैंने आपके सामने दोनों के दोनों पक्ष रख दिए हैं। पद्मावत में तो हालांकि बढ़ा चढ़ा के मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, लेकिन चित्तौड़ पर आक्रमण करने का साम्राज्यवादी उद्देश्य भी था। चित्तौड़ को वो जीतना भी चाहता था। राणा रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह ने इससे पहले दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना गई तो उनसे धन की वसूली भी कर ली थी रास्ता देने के लिए। अमीर खुसरो लिखता है कि चित्तौड़ का जो रावल रतन सिंह है वो उस समय भारत के या उत्तर भारत के सभी राजपूत राजाओं सबसे सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर माना जाता है। हराने के खूब सारे कारणों में रानी पद्मिनी की कहानी भी रही होगी, और जिसका बहुत सावधानी से अध्ययन करने की जरूरत है। हालांकि लगभग सभी जाने माने इतिहासकार इस कहानी को सिरे से नकारते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों में कहीं ना कहीं इतिहास को गल्प के साथ मिला देने की बातें अवश्य रही होगी। लेकिन फिर भी रानी पद्मावती अद्वितीय सुंदरी थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रख दिए, अब आप अपने हिसाब से उनका प्रेक्षण करें। जय हिंद, जय